नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर नए हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन सा है। इसी के माध्यम से अभी जो शिक्षक बहाली हुई है उसमें बहुत सारे नियोजित शिक्षक भी सम्मिलित थे, और सम्मिलित ही नहीं थे बल्कि उन्होंने अपने अनुभव और अपने ज्ञान का लोहा जो है मनवा दिया है। यानी बहुत सारे नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में सफल हुए हैं, लेकिन अब उनके सामने जो है एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी के माध्यम से चयनित हो जाने के बाद भी जो है उन्हें झटका लगने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऐसे शिक्षक जो पहले से विद्यालय में योगदान देते हैं तो सबसे पहले उनको ये कार्य करना होगा कि जिस भी नियोजन इकाई में वो हैं उस नियोजन इकाई से पहले उनको त्याग पत्र देना होगा, और त्याग पत्र देने के बाद ही जो है वो जा करके किसी भी विद्यालय में योगदान कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको सबसे पहले जो है नियोजन इकाई से जो है इस्तीफा देना पड़ेगा, नियोजन इकाई से त्याग पत्र लेना पड़ेगा, और उसके बाद ही जा करके वह किसी भी विद्यालय में योगदान कर सकते हैं। और इस स्थिति में आप सभी जानते हैं कि बार बार शिक्षा विभाग द्वारा इस बात का जो है ध्यान दिलाया जा रहा है या इससे संबंधित पत्र जो है निकाला जा रहा है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं या बीपीएससी के माध्यम से चयनित जो भी अभ्यर्थी हैं उनको सबसे पहले ऐसे क्षेत्र में भेजा जाएगा, ऐसे क्षेत्र के विद्यालयों में भेजा जाएगा जहां पर शिक्षकों की कमी है। यानी उनको अपने गृह जिले से दूर कहीं अन्यत्र किसी भी जिले में भेजा जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से चयनित शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है। यानी उनके साथ जो है वे अपने नौकरी से नियोजित शिक्षक जुआ खेल रहे हैं। अगर यहाँ पर वे पूर्व से कार्यरत विद्यालय से त्याग पत्र देते हैं और किसी अन्य विद्यालय में जा कर के अपना योगदान करते हैं तो आपको ये जान करके हैरानी होगी कि वहाँ पर उनकी नौकरी जो है अस्थाई नहीं मानी जाएगी। अभी वे प्रोफेशनल काल में होंगे। प्रोफेशनल काल का मतलब ये होता है कि आप किसी भी नौकरी में अगर आप जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जो है उस नौकरी में अस्थाई रूप से आ गए हैं। हर नौकरी का एक लिमिट पीरियड जो है प्रोफेशनल काल होता है। उस काल होता है, उस काल में वहाँ का नियोक्ता इस बात पर ध्यान देता है कि जिस व्यक्ति को हमने काम के लिए अपने यहाँ रखा है क्या वह अपने काम में जो है निपुण है। यानी उस पे जो है विशेष निगरानी रखा जाता है, और अंत में जब नियोक्ता इस बात को लेकर के संतुष्ट हो जाता है कि जिस भी व्यक्ति को हमने अपने यहाँ रखा है वह व्यक्ति जो है अपने काम में निपुण है, यानी वह अपने काम को जो है सुगमतापूर्वक कर सकता है, तब जा कर के उसकी नौकरी जो है अस्थाई होती है। ठीक उसी प्रकार से जो भी नियोजित शिक्षक हैं अगर पुनः जा कर के किसी विद्यालय में अपना योगदान देते हैं तो उन्हें 2 वर्ष तक जो है प्रोफेशनल पीरियड में रहना पड़ेगा। अगर इस पीरियड में बिहार सरकार को लगता है कि संबंधित शिक्षक द्वारा जो है अच्छे कार्य किए जा रहे हैं या संबंधित शिक्षक द्वारा सारे अनुशासनिक पहलुओं को जो है माना जा रहा है, तब तो उनकी नौकरी जो है 2 साल के बाद अस्थाई हो जाएगी। अन्यथा शिक्षा विभाग को ये लगता है कि इनमें कुछ कमी है तो इस पीरियड को बढ़ा करके 1 साल और किया जा सकता है। यानी जो प्रोफेशनल समय होगा वो 3 साल का हो जाएगा, और ये 3 साल में भी अगर शिक्षा विभाग संतुष्ट नहीं होता है तो अंत में ऐसे नियोजित शिक्षकों को नौकरी से निकाला भी जा सकता है। साथ ही साथ आप इस बात को भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं चाहे वो 2003 बैच के हों या 2006 बैच के हों,
उन सभी को जो भी अभी वेतन मिल रहा है वह बीपीएससी के माध्यम से आने वाले शिक्षकों से ज़्यादा है। अगर कोई भी नियोजित शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा सफल होने के बाद किसी अन्य विद्यालय में योगदान करता है तो निश्चित रूप से उसका वेतन पूर्व के वेतन से कम होगा, क्योंकि ऐसे शिक्षकों को न तो वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा और न ही सेवा निरंतरता का लाभ और न ही उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलने जा रहा है। आप सभी जानते हैं या आपको मालूम है कि बिहार सरकार द्वारा जो सेवा संरक्षण या वेतन निरंतरता का पत्र जो है निकाला गया था, उसमें स्पष्ट इस बात का जिक्र है कि जिन शिक्षकों का नियोजन या फिर जो है बहाली विद्यालय में अगस्त 2020 के बाद हुआ है, उन्हीं शिक्षकों को जो है वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन ये लाभ उन्हें तब मिल सकता है जब वे प्राथमिक शिक्षक से या फिर जो है मध्य विद्यालय के शिक्षक से उच्च विद्यालय में जाएं, तब जाकर के उनको इसका लाभ जो है प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो नियोजित शिक्षक 1 to 5 में है वह बीपीएससी के माध्यम से चयनित होकर के पुनः जो है 1 to 5 में ही योगदान करेंगे, इसलिए उनको जो है वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो ये उनकी नासमझी होगी कि वह पुनः जो है किसी दूसरे विद्यालय में जा कर के योगदान करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएड और डीएड का मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसका कोई फाइनल जो है रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में इसके प्रति याचिका दायर की है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यह निर्भर करता है कि वह इस केस में क्या फैसला देती है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे सकती है, ये अंदाज नहीं लगाया जा सकता। अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में अगर फैसला दे दिया तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे बीएड योग्यताधारी हैं जो चयनित हो जाएंगे और नियोजित शिक्षकों को बाहर होना पड़ेगा। तो इन सारी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मेरा सलाह तो ये होगा कि जितने भी बीपीएससी के माध्यम से चयनित नियोजित शिक्षक हैं वह कहीं भी योगदान करने के पूर्व बहुत ही गहनता से इस पर विचार करें और विचार करने के बाद ही जो है वो किसी विद्यालय में योगदान करें। अगर इस विषय पर मेरा व्यक्तिगत राय अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि अगर आप पूर्व से किसी भी विद्यालय में नियोजित शिक्षक हैं और आपकी सेवा 8 साल 10 साल या फिर जो है 15 साल हो गई है, तो आपको चाहिए कि आप बीपीएससी के माध्यम से चयनित होने के बावजूद किसी अन्य विद्यालय में योगदान न करें, क्योंकि आगे चल करके जब प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी उसमें जब ये शर्त लगाई जाएगी कि ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा 8 साल या 12 साल हो चुकी है वही शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो उस समय आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि कहा भी गया है कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ अगर आपको लगता है कि इस विषय पर मेरे द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से जानकारी ले लेना चाहिए तो ये सबसे अच्छा जो है आपकी सोच है। लेकिन अगर आप नियोजित शिक्षक होते हुए भी पुनः बीपीएससी के माध्यम से चयन के बाद अगर आप किसी अन्य विद्यालय में योगदान करते हैं तो आप मान लीजिए कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आपका जो वेतन है वह वेतन जो है 25,000 रुपया मूल वेतन के रूप में आपको मिलेगा। और इस पर महंगाई भत्ता अन्य भत्ते अगर जोड़ दिया जाए फिर भी जो है आपका वेतन पहले से जो आपको वेतन प्राप्त हो रहा है उससे कम ही होगा। वेतन संरक्षण का लाभ या ऐसे नियोजित शिक्षक जो कि छठे चरण में जिनकी बहाली हुई है, ऐसे नियोजित शिक्षक चाहें तो वे अगर बीपीएससी द्वारा चयनित हैं तो किसी अन्य विद्यालय में योगदान कर सकते हैं, क्योंकि उनका वेतन जो है अभी बहुत कम है। उनका वेतन 15 से 17 हज़ार के बीच में है। लेकिन जैसे ही वह बीपीएससी के माध्यम से चयनित होकर के किसी अन्य विद्यालय में अपना योगदान करते हैं तो उनका
मूल वेतन 25,000 रुपया हो जाएगा और इस तरह से उनके वेतन में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ऐसे शिक्षक को कुछ सोचना नहीं है, वह बिना सोचे हुए किसी भी विद्यालय में जा कर के अपना योगदान कर सकते हैं। उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक पूर्व से कार्यरत हैं और बीपीएससी के माध्यम से चयनित होने के बाद अगर वे सोच रहे हैं कि हम किसी अन्य विद्यालय में योगदान कर लेंगे, तो वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और उनको आगे चल करके भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अंत में मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार के 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं, उन शिक्षकों में से शिक्षा विभाग ने या बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया है जिनकी संख्या लगभग 20% के आसपास कर उन्होंने ये बताया है कि ऐसे 20% शिक्षक जो है बिहार के विद्यालयों में हैं जिन्हें पढ़ाने का सही तरीका मालूम नहीं है या उनमें जो है टीचिंग स्किल की कमी है। ऐसे शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग प्रशिक्षण का आयोजन करेगी और उन प्रशिक्षण के माध्यम से उनके अंदर जो है टीचिंग स्किल जो है डेवलप किया जाएगा ताकि वह विद्यालय में जा कर के बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दे सकें। क्योंकि जुलाई से ही प्रत्येक विद्यालय का निरीक्षण चल रहा है और निरीक्षण के माध्यम से ये पता चला है कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर बच्चों को जो लर्निंग आउटकम मिलना चाहिए वह जो है नहीं मिल पा रहा है। इसी को ध्यान में रख करके इस विषय पर गहन विचार विमर्श करने के बाद यह पत्र जारी हुआ है। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें इस बात को लेकर के सजग रहना चाहिए कि वह अपने विद्यालय में जिस भी विषय को पढ़ा रहे हों उस विषय में उनकी पकड़ जो है अच्छी है, इस पर जो है उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर उनको लगता है कि हम जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं या हम जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं उस कक्षा को पढ़ाने में हमें किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है, तो उन्हें स्वाध्याय के माध्यम से उन कमियों को दूर करने का प्रयास जो है करना चाहिए। क्योंकि कब आपके साथ जो है क्योंकि भविष्य में आपके साथ कब क्या हो सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ तक भी जो है सुनने में आया है कि ऐसे शिक्षक जो पढ़ाने में वीक हैं या उनको जो है टीचिंग स्किल्ड की जानकारी नहीं है, ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण के बाद अगर उनके अंदर इस तरह का स्किल डेवलप नहीं हो पा रहा है तो उन्हें जो है सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इसलिए ये मान करके चला जाए कि सभी शिक्षक तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों में कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनके मन में ये बात जो है बैठ गई है कि अब हमारा चयन जो है शिक्षक के रूप में हो चुका है तो हमें नौकरी से कोई निकाल नहीं सकता है। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। समय बदल गया है और बिहार सरकार हमेशा से नियोजित शिक्षकों के ऊपर जो है हमलावर रही है। आपके साथ जो है कब कौन सा नियम लागू कर दिया जाए ये कहना बड़ी मुश्किल है। अतः किसी भी समय आप इस बात को लेकर के संतुष्ट रहें कि हम जो विषय पढ़ाते हैं या हमारा चयन जिस काम के लिए हुआ है हम उसमें पूर्णतः जो है निपुण हैं, हमें कहीं कोई जो है मात नहीं दे सकता। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर आना चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य बिंदु पर। तब तक के लिए नमस्कार।